નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં હું ધ્વનિ આપનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, દેશ અને દુનિયા અત્યારે હાલ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે। ખાસ કરી અને થોડા વર્ષો પહેલાંની વાત કરીએ અને અત્યારની વાત કરીએ, ઘણું બધું તફાવત આપણને જોવા મળે છે અને દરેક ક્ષેત્રમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વધતા ઓછા અંશે પ્રગતિ જોવા મળી રહી છે। પરંતુ આ બધાની વચ્ચે કેટલીક એવી સમસ્યાઓ છે કે જેને લઈને ન માત્ર દેશ ચિંતિત છે, પરંતુ દુનિયામાં પણ તેને લઈને ઘણી બધી ચિંતાઓ જોવા મળી રહી છે। ખાસ કરી અને આવી જ સમસ્યાની જો વાત કરીએ તો પ્રદૂષણ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને સાથે જે પણ નેચરલ રિસોર્સિસ છે અથવા તો તેલની વાત કરીએ, ઈંધણની વાત કરીએ, તેને લઈને પણ ઘણા બધા સવાલો અત્યારે હાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે। ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ પર પણ તેને લઈને ચર્ચાઓ જોવા મળી રહી છે। ત્યારે ખાસ કરી અને ઓઇલ કંપનીઝ આના માટે શું કરી રહી છે એ જાણવું પણ આપણા માટે એટલું જ જરૂરી બની જાય છે। ત્યારે તે જ તમામ માહિતીઓ આજે અમે આપ સુધી પહોંચાડવાના છીએ અને આ ચર્ચા માટે અત્યારે હાલ મારી સાથે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર રાજીવ શ્રીવાસ્તવ, કે જેઓ સિનિયર ટેકનિકલ સર્વિસીસ મેનેજર છે, ટેકનિકલ ઇન્ચાર્જ છે, સાથે ગુજરાત राज्य कार्यालय मार्केटिंग डिवीजन साथ तेओ संकड़ाયેલા છે। डॉक्टर राजीव, आपका गुजरात न्यूज़ में स्वागत है। डॉक्टर राजीव, खास तौर पे आज हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो एक मसला है या फिर मुद्दा है उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तब ग्रास रूट लेवल पे से अगर हम चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो सक्षम महोत्सव है ये क्या है? ये सक्षम महोत्सव का मतलब है संरक्षण महोत्सव, और इस महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किस प्रकार से हम ईंधन की बचत कर सकें और उसका संरक्षण कर सकें। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग जनमानस में अलग अलग वर्गों में, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे कॉलेज में जाते हुए स्टूडेंट्स हों, किसान हों, ड्राइवर हों, हम सब तक ये अपनी बात पहुंचाते हैं किस प्रकार से वो चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि तेल का संरक्षण हो, तेल की बचत हो, और साथ साथ जो हमारा वातावरण है उसमें प्रदूषण कम हो, और जो भूगोल में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उससे हम बच सकें। जी બિલકુલ, એટલે દર્શક મિત્રો અહીંયા કહેવું પડે કે આજે એક પ્રયત્ન છે, સહિયારો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ। કદાચ કોઈ એક વ્યક્તિના કરવાથી અથવા તો હું નહીં કરું અન્ય કોઈ કરી લેશે એનાથી કદાચ આપણને ધાર્યું પરિણામ નથી મળવાનું। એટલે ચોક્કસ આજનો આ જે શો છે એ દરેક લોકો માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। राजू जी, यहाँ पे और एक अगर हम बात करें तो BS6 फ्यूल वो BS4 से किस तरह से मतलब अलग है, इसके बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश दीजिए। जैसे जैसे हम लोग BS2, BS3, BS4 और BS6 की तरफ जाते हैं, वैसे फ्यूल की या मतलब ईंधन की बात जहाँ तक बात करते हैं तो पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा हूँ, उसकी गुणवत्ता सल्फर के मामले में बढ़ती जाती है। जो आपका BS4 फ्यूल था, जो आप लोग पेट्रोल पंप में भराते थे, उसके अंदर जो सल्फर की मात्रा थी वो थी 50 ppm। ppm का मतलब 5 पर मिलियन, जो अब घट के BS6 में 10 ppm हो गई है। अब सवाल आपके मन में आएगा कि सल्फर से क्या महत्व है, क्यों फ्यूल की गुणवत्ता बढ़ती है? तो जितना कम सल्फर होगा उतना कम प्रदूषण होगा, ऐसा हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो देश में और स्पेशली जो शहर हैं जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का जमाव रहता है ट्रैफिक जैम की वजह से और जो भी कारण से, तो वहाँ पे धुआं कम करने के लिए हमारी सरकार ने हमारी ऑयल कंपनियों को निर्देश दिया था कि आप ऐसा तेल बनाएं जो कि कम प्रदूषण करे, और इसीलिए जो हमारा जो ऑयल कंपनियां हैं वो कटिबद्ध हैं BS6 फ्यूल प्रदान करने के लिए देश भर में। तो इन मुद्दे तो कहने का मतलब ये है सार में कि BS6 फ्यूल में कम आधा, लगभग जो धुआं होता है वो BS4 का लगभग आधा होता है। जी बिल्कुल, यानी कि एक तरह से हम देखें तो काफ़ी यहाँ पे तफावत हमें देखने को मिलता है BS6 और BS4 फ्यूल में। अब और एक बात राजीव जी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो BS6 फ्यूल वो कौन से सिटीज़ में अवेलेबल है, ताकि लोग भी जान सके, उनको भी पूरा नॉलेज मिले कि कौन से सिटीज़ में ये BS6 फ्यूल अवेलेबल है। हमारे ऑयल कंपनियों के प्रयास की वजह से इस समय जितनी भी NCR रीजन है पूरे भारत में,
और साथ साथ आगरा सिटी में ये अवेलेबल है। आप किसी भी पेट्रोल पंप में चले जाएं NACR में, आपको BS6 फ्यूल आराम से उपलब्ध होगा। जी बिल्कुल। और राजीव जी, आपका क्या मानना है आगे के दिनों में और जो स्टेट्स है और जो सिटीज़ है उनमें भी ये फ्यूल प्राप्त हो, उसको प्राप्त करवाने के लिए, मुहैया करवाने के लिए और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? BS6 पूरे देश में हर पेट्रोल पंप, चाहे वो शहर में हो, कस्बे में हो या गांव में हो, हमारी ऑयल कंपनियां प्रयासरत हैं कि सबको ये उपलब्ध हो और सिर्फ शहर में नहीं, इसका फ़ायदा गांव में, ग्रामीण इलाके में और छोटे छोटे कस्बों में भी पहुंचे। और धीरे धीरे ये सब चीज़ हो जाएगी 1 या 2 साल के अंदर में। इसके लिए हम लोगों का प्रयास चल रहा है। जी बिल्कुल। राजीव जी, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, आजकल ये शब्द हमें कई बार सुनने को मिलता है और ना मात्र शब्द बल्कि ये काफ़ी बड़ी एक समस्या हम कह सकते हैं, ना ही भारत देश के लिए परंतु कई हम बोल सकते हैं ये कि पूरी विश्व की एक समस्या है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस गैस का रोल क्या रहता है इसमें? ग्लोबल वार्मिंग से हिंदी में हम कह सकते हैं कि भूगोल का गर्म होना, तापमान बढ़ना। इस प्रकार से आपके शरीर का अगर तापमान बढ़ जाता है तो आप कहते हैं कि जो मनुष्य है वो पीड़ित है, बीमार है, सिक है, और आप उसे डॉक्टर के पास ले आते हैं, अस्पताल ले आते हैं, उसकी दवाई करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं बुखार हो गया या ज्वर हो गया। उसी प्रकार से इस भूगोल के ऊपर पेड़ हैं, जीव जंतु हैं और आदमी रहते हैं। तो अगर इस भूगोल का तापमान बढ़ जाएगा, उस पे रहने वाले आदमियों पे या जानवरों पे या फिर जीव जंतु पे, पेड़ों पे वही असर होता है जिस प्रकार से आपके शरीर में होता है। जब आपका तापमान बढ़ जाता है, आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर आपको बहुत सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है भूगोल का तापमान बढ़ना, और इसके वजह से जीव जंतु और बाकी चीज़ों का, पर्यावरण का को नुकसान पहुंचना। इसका फल उससे यही होता है जी। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक प्रकार का दानव है। लोगों को लगता है कि 1 डिग्री, जैसे अगर माना जाए जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था या हमारे यहाँ पे क्रांति आई थी जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं, 1700 में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से अगर हम भूगोल का या फिर ग्लोब का अगर टेम्परेचर देखें तो लगभग 1 डिग्री बढ़ गया है। 1 डिग्री बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जितनी हमारी बर्फ़ है वो गलना शुरू हो गई है। लोग कहते हैं कि बर्फ़ गल रही है अगर अंटार्कटिका में या नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, इससे हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार आपके घर में फ्रीजर होता है, अगर फ्रीजर ख़राब हो जाए और बर्फ़ वहाँ पे जमे नहीं और गलना शुरू हो जाए, तो उसके अंदर फ्रीजर में रखी हुई सब्जी या जो भी खाने का सामान होता है और धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है, उसमें महक आना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से जो भूगोल है उसके अंदर हमारे ईश्वर ने 2 फ्रीजर रखे हुए हैं जहाँ पे बर्फ़ जमती है, एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है या पानी बनना शुरू हो जाता है, बर्फ़ गलना शुरू हो जाती है, तो इसमें रहने वाले जीव जंतु, चाहे वो समुद्र में हो चाहे वो ज़मीन पे हो, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और ऐसा देखा गया है, अगर आपने कई चैनलों में देखा होगा, इस प्रकार से मछली और कई सारे जानवर मर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, क्योंकि हर एक जानवर जो है वो एक टेम्परेचर के अंदर ही कंफर्टेबल या फिर एक आराम से रह सकता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर उसको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि कई ज़्यादा मृत्यु होना शुरू हो जाती है जानवरों की। आदमियों का तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जी राजू जी, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का रोल क्या रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए। आप लोगों ने देखा होगा कि सब्जी को जल्दी पकाने के लिए या फिर जल्दी बड़ा करने के लिए शीशे के मकान होते हैं, इनको ग्रीन हाउस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे जानकारी होगी कि पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन हवा से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर नहीं जाती तो क्या करती है कि शीशे के कमरे को गर्म कर देती है, और गर्माहट की वजह से सब्जियां जल्दी पैदा होती हैं या बड़ी होती हैं। तो जो भी गैसेस चीज़ों को गर्म करें वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसेस में कई सारी गैसेस हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिस प्रकार से आपको अगर जाड़ा लगता है तो अगर आप किसी शॉल को पहन लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न हो जाती है। कैसे गर्मी उत्पन्न होती है कि आपकी शरीर की ऊर्जा जो होती है, ऊष्मा होती है, बाहर नहीं जा पाती और वो शॉल आपके शरीर को गर्माहट पैदा करता है। yes. उसी प्रकार से हमारे भूगोल के ऊपर कई सारे बादल रहते हैं,
और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के बादल बन जाते हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस करते हैं, तो क्या होता है कि रात दिन में जब सूरज की रोशनी भूगोल पे पड़ती है, तो क्या होता है रात के समय जब सूरज अस्त हो जाता है, तो वही जो रोशनी या वही ऊष्मा जो होती है, वो जो भूगोल होता है उसको वापस अंतरिक्ष में फेंकता है। पर अगर रात के समय वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बादल रहते हैं, तो वो जो ऊर्जा या गर्मी जो होती है जो वापस फेंकता है, वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, फिर टकरा के वापस नीचे आ जाती है। तो उससे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और यही योगदान करती, यही रोल है इन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग में। जी बिल्कुल राजीव जी, यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से ये समझ गए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन लोगों की लाइफ पे ये क्या असर डालता है, क्योंकि आजकल हर जगह पे इसके बारे में हमें चर्चाएं सुनने को मिलती है। कई सारी मतलब स्टेप्स लेने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी ये मुद्दे पे बातें होती है, लेकिन लोगों की लाइफ पे ये कितना इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? लोग धीरे धीरे, पहले तो लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं थी, और कई बार ऐसा भी होता है कि राज्य प्रमुखों को भी इतना जरूरी नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे जो भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं उससे सब लोग जागरूक हो रहे हैं। और अगर मैं कहूँ, एक प्रकार की तलवार जो है वो लटक रही है सबके जीवन के ऊपर या हमारे अस्तित्व के ऊपर। वो कैसे, आपको मैं समझाता हूँ। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं, साधारण आदमियों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर काफी जोर दे रहे हैं। वो कैसे करता है, आपने अनुभव किया होगा कि अगर पिछले गत वर्षों में देखें तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई कई जगह पे, जैसे कि चेन्नई की बात करें या बॉम्बे की बात करें, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई बहुत जगह पे, और कई जगह बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, सुनामी आया, और कई बार क्या हुआ कि भूचाल भी आया। अब इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रकार ये जो हमारी धरती है, जिसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो समुद्र के ऊपर तैर रही है। जिस प्रकार से दूध के ऊपर कोई एक मलाई तैरती है, जैसे दूध आप गर्म करते हैं तो मलाई जो होती है आसपास घूमना शुरू कर देती है और टूटना शुरू कर देती है। तो वैसी जो धरती है, इसके ऊपर, धरती में जो पानी के ऊपर कई सारी प्लेट्स हैं, इसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब वो गर्म होता है तो क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे या तो भूचाल आता है, या तो वहाँ पे एक ज्वालामुखी बन जाता है, या फिर अगर समुद्र के अंदर टकराती हैं तो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से सुनामी जैसा महान भयंकर तूफान उत्पन्न होता है। साथ साथ क्या होता है कि गर्माहट की जितनी गर्मी इतना पैदा होती है कि उससे आपका जो बारिश जो होती है वो ज़्यादा होती है। कि पतले जो, जब आपका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, एयर का घनत्व कम हो जाएगा, और ज़्यादा पानी सूखेगा तो बारिश भी ज़्यादा करेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जगह पे पहाड़ का है, और बहुत से हरे हरे खेत जो हैं गर्मी की वजह से क्या हो रहा है कि वो सूखा बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भौगोलिक परिवर्तन है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठंडक कम होती जा रही है। अगर आप देखें तो गर्मी ही ज़्यादा रहती है, जाड़ा बहुत कम हो गया है, और ये कारण है। और इसका ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो असर है वो यही है कि हमारा जो आपका वेदर है, आपका क्लाइमेट है, वो हमें अस्त व्यस्त कर रहा है। सूखा पड़ना, ज़्यादा गर्मी पड़ना, और जैसे मैंने बताया पानी गर्म, अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है वो गल रही है, उसके वजह से समुद्र तल जो है वो ऊपर जाता जा रहा है। उससे कई बार क्या होता है कि समुद्र किनारे क्षेत्र हैं उन सबके अंदर पानी के जलमग्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से कई जगह ऐसा हो चुका है, जैसे कि द्वारका जिस समय पानी समुद्र के अंदर चली गई। इस प्रकार की और चीज़ें होने वाली हैं। जी बिल्कुल। राजीव जी, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में फॉसिल फ्यूल का रोल क्या है? फॉसिल का मतलब ये होता है जो भी चीज़, जो पेड़ होते हैं और जो जानवर मरते हैं, वो जब जमीन के अंदर चले जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो उससे क्या होता है, तेल बनता है। इसे हम कच्चा तेल कहते हैं, इसलिए उनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये फॉसिल फ्यूल जो होता है, इसके अंदर सबसे बड़ी मात्रा होती है कार्बन की। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल, मतलब जितने भी फ्यूल आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप बात करें डीजल की, चाहे आप बात करें पेट्रोल की, आप केरोसिन की बात करें, एलपीजी की बात करें, ये सब कच्चे तेल से बनते हैं जो हम ज़मीन से निकालते हैं, और हमारे ऑयल कंपनियां इसको अपनी रिफाइनरी में शोधन करके बेचती हैं। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं उसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो अगर हमें
ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो हमें ऐसे फॉसिल फ्यूल, जिनमें फॉसिल फ्यूल से हमें कम से कम इस्तेमाल करना होगा। यही मेरा कहना है। जी बिल्कुल। तो इसमें ऑयल कंपनीज का रोल भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये फॉसिल फ्यूल को घटाने के लिए ऑयल कंपनीज क्या कर रही है अभी? फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करने के लिए अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं कोशिश कर रहे हैं कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मतलब सौर ऊर्जा या फिर हवा की वायु ऊर्जा या फिर ओशन एनर्जी, जिसे टाइडल एनर्जी कहते हैं, समुद्र की ऊर्जा, इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। और साथ साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं वो अपने धीरे धीरे रिटेल आउटलेट्स को सौर ऊर्जा से चलाने की कोशिश कर रही है, नंबर 1। और साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी हम लोग बना रहे हैं अपने पेट्रोल पंप में, जहाँ पे जितने भी बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जो भी उसके वाहन के ओनर हैं या उसके मालिक हैं, वो वहाँ पे आके अपनी गाड़ी को, बिजली की गाड़ी को वो चार्ज कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि भविष्य में हमारे पेट्रोल पंप के अंदर ना सिर्फ डीजल या पेट्रोल ही नहीं बिकेगा, साथ साथ हम लोग आपको और भी सुविधाएं देंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, चार्जिंग स्टेशंस भी आएंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके बारे में बताया, जो सौर में है या विंड मिल्स में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम क्लीन ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? ऊर्जा जो होती है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में, ऊर्जा जो है 2 प्रकार के स्रोतों से आती है। एक जो खत्म होने वाला है, जैसे कि कच्चा तेल, या फिर आप लकड़ी की बात करें, अगर सारे जितने भी जंगल हैं कट जाएंगे, लकड़ी कहाँ से आएगी? कच्चा तेल जो कहते हैं कि 80 साल या 100 साल जब तक हमारे पास उसके कूप हैं या उसके वेल्स हैं तब तक रहेंगे। लेकिन एक ऐसा स्रोत होता है जो कभी खत्म नहीं होने वाला होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगी। विंड एनर्जी या वायु ऊर्जा वो कभी खत्म नहीं होती। आपकी टाइडल एनर्जी, मतलब कि जो ओशन से होती है, या फिर आपकी जो जियोथर्मल, जमीन से गर्मी उत्पन्न होती है, तो ये सब चीजें होती हैं कि कभी ना खत्म होने वाले स्रोत हैं। जो भी ऊर्जा इन स्रोतों से बनाई जाती है उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। और इसके ऊपर हमारी सरकार जो है, मैंने आपको बताया कि हम लोग सोलर फार्म्स अपने जितने भी जहाँ जहाँ हो सकता है हम लोग अपने रिटेल आउटलेट्स को सोलर पावर्ड कर रहे हैं, और हम लोग सोलर फार्म्स और विंड मिल फार्म्स भी लगा रहे हैं, जितनी भी हमारी ऑयल कंपनीज हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ को प्रमोट करने के लिए ऑयल कंपनीज क्या कर रही है, या फिर किस दिशा में वो भी आगे जा रहे हैं? ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम लोग जैसे कि बता रहे हैं कि हम लोग सक्षम के समय हम लोग इसके बारे में जनमानस को बताते हैं, अपने ग्रुप टॉक के द्वारा, डिबेट्स के द्वारा, या फिर हम लोग सभाएं करते हैं और उसमें ये सब चीज़ें बताते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग इसमें वायु ऊर्जा में और सौर ऊर्जा के लिए बहुत सारे प्लांट्स हमारे जो हैं वो लग चुके हैं। जैसे अगर आप गुजरात की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने सानंद के अंदर एक पूरा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रखा है, जो कि पूरा पावर देता है हमारे बॉटलिंग प्लांट को। तो इस प्रकार से और भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और आप न्यूज़ में आपको ये सब दिखाई पड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल। राजू जी, यहाँ पे सतत स्कीम के बारे में भी लोगों को आपका क्या कहना है? सतत स्कीम क्या है? सतत स्कीम में क्या है कि जैसे कि आपको मालूम है कि गाड़ियों के अंदर गैस जो होती है उसको हमारी सरकार जो है वो प्रमोट कर रही है। गैस से क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में डीजल की पहले बसेस हुआ करती थी, आपकी जो डीटीसी की बसेस हुआ करती थी, तो वहाँ पे पोल्यूशन कम करने के लिए वहाँ पे सारी जो बसेस हैं, जितनी भी आपकी स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस हैं, वो सबको उन्होंने सीएनजी में परिवर्तित कर दिया, और इससे प्रदूषण दिल्ली में था वो बहुत कम हो गया। जो भी जाते हैं उसको अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी सरकार का प्रयास है, और सरकार तो मैं क्या कहूँगा ऑयल कंपनीज का प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा गैस इकॉनमी की तरफ जाएँ। मतलब कि अभी जो हम बेच रहे हैं वो लिक्विड इकॉनमी। लिक्विड कहने का मतलब है जो तरल चीज़ें हैं, जैसे लिक्विड फ्यूल, पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब है। हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो लिक्विड की तरफ से गैस पे जाएं, से गैस जिसे हम गैस इकॉनमी कहते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार के स्रोतों को ढूंढ रहे हैं।
अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो आपको मालूम है नेचुरल गैसेस हमारा जो देश है वो इंपोर्ट करता है बाहर से, जिससे कि हमारी जो कीमती फॉरेन एक्सचेंज है, या जिसे कहते हैं ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आपका जो हुआ वो हमारा बाहर जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका ये निकाला है कि नेचुरल गैस की जगह पे जो हमारे पास कच्चे और तेल होता है, जैसे खाना पकाती हैं गृहणियाँ या फिर दुकान वाले, जब ऑयल जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको फेंक देते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों जो फेंकी जाती हैं, पर वो जो उनको हम लोग चेंज करें गैस में, और इसे कहते हैं बायोगैस। और ये बायोगैस के लिए हमें किसी पे आधारित नहीं होना पड़ता, और इससे जो गैस बनती है उसको हम लोग कहते हैं सीबीजी। सीबीजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। और ये सीबीजी जो गैस है, जैसे कि आप लोग, बहुत से लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी इसमें सीएनजी की बोतल लगा के या फिर सिलेंडर लगा के चलाते हैं, वैसे ही आप सीबीजी को वहाँ पे सिलेंडर लगा के सीएनजी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ये अलग फॉर्म ऑफ फ्यूल है जो कि रिप्लेस कर रहा है सीएनजी को, और इसके लिए सरकार ने जो स्कीम दिया हुआ है उसे हम सतत इनिशिएटिव कहते हैं। जी बिल्कुल। तो राजीव जी, हम ये मान सकते हैं कि सीबीजी गैस का यूज़ करने से प्रदूषण यहाँ पे नहीं फैलता है या फिर कम फैलता है? जी बिल्कुल। जितने भी गैस के पे आधारित ईंधन हैं, उनके अंदर कार्बन जो मात्रा होती है वो कम होती है बनस्पत डीजल या पेट्रोल से। तो इसलिए अगर आप गैस की तरफ जाएंगे, जो भी जाएगा, चाहे एलपीजी हो या सीएनजी हो या सीबीजी हो, तो उससे प्रदूषण कम होता है। जैसे मैंने बताया, दिल्ली के अंदर ये बहुत ही सफल प्रयोग ऑलरेडी किया जा चुका है, और बहुत सारे शहरों के अंदर, जो बड़े बड़े शहर हैं, ऑलरेडी गैस की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, इतनी गाड़ियाँ उस गैस पे चल रही हैं। जी बिल्कुल। राजीव जी, जब प्रदूषण की बात आती है तब कई सारे लोग फ्यूल कंपनीज पे सवाल उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे प्रदूषण घटाने के लिए फ्यूल ऑयल कंपनीज क्या कर रही है? डेफिनेटली हमारा जो ऑयल कंपनीज हैं, हमारी रोजी रोटी हमारा फ्यूल है, और तो पर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी चीज़ों की बात क्या करना। तो इसके लिए ऑयल कंपनी इसके बारे में बिल्कुल इसके बारे में जागरूक हैं, और इसमें हम लोग सबसे पहला तो काम ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया, 2 कदम हमने ये बढ़ाए हैं। पहला तो ये कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो फ्यूल है, जो हम लोग बेच रहे हैं, ईंधन बेच रहे हैं, उसको हम लोग कम प्रदूषण वाला कर रहे हैं। जैसे कि BS4 से हम लोग BS6 फ्यूल बेच रहे हैं। इसके अंदर जो आपका प्रदूषण है वो लगभग समझ लीजिए कि आधे से भी कम हो जाता है। और दूसरा चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग गैस को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, सरकार का सतत इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने यहाँ पे स्रोत होते हैं, जो कच्चा तेल या फिर आपका सड़ा हुआ जो भी फल फूल होते हैं, कूड़ा होता है, उससे बनती है, तो उससे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सीएनजी को आगे हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। एलपीजी को, जो आपका बहुत सारे हमारे ऑटो एलपीजी कहते हैं, वो हमारे बहुत सारे स्टेशन हैं, उसको बेचते हैं। और साथ साथ हम लोग बिजली के वाहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग एक कहते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे लोग अपने बिजली की गाड़ियों को लेके आएँ और वहाँ से उसको चार्जिंग कर सकें। और भविष्य में ये भी होगा कि हम लोग ऐसी बैटरियाँ भी बनाएंगे। हमारा उसमें चल रहा है कि जो कि ऐसी जो गाड़ियों में लोग आते हैं, तो उसमें जो बैटरी होती है बिजली वाली, उसको वहाँ पे चार्जिंग भी कर सकते हैं और हमसे ले भी सकते हैं। जैसे पुरानी जो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो आप वहाँ छोड़ के एक चार्ज बैटरी भी आप ले सकते हैं। जैसे घर में इन्वर्टर होते हैं, आप एक बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है तो दूसरा बैटरी लगा लेता है। इसके अंदर आगे हम लोग और बढ़ रहे हैं, और भविष्य में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जो कि फॉसिल फ्यूल से हट के है वो हम लोग करेंगे। और इंडियन ऑयल का हो सकता है भविष्य में हम लोग एनर्जी ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ना कि ऑयल के नाम से। एनर्जी ऑफ इंडिया, एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण कम सकता है। जी बिल्कुल। तो दर्शक મિત્રો, પ્રદૂષણ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને સાથે તેલ સંરક્ષણ કે આજે 3 સૌથી મોટા મુદ્દા છે, ત્યારે આપણે શું કરી શકીએ છીએ અને શું કરી રહ્યા છે, સાથે ઓઇલ કંપનીઝ અત્યારે હાલ શું કરી રહી છે, સરકારના પ્રયત્ન શું છે, તે તમામ બાબતો પર અત્યારે હાલ આપણે ચર્ચા કરી અને જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો। આ ચર્ચામાં અમારી સાથે જોડાયા હતા ડૉક્ટર રાજીવ શ્રીવાસ્તવ। ડૉક્ટર રાજીવ, आप हमारे साथ जुड़े, आपका खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, અમારી વિશેષ રજૂઆત સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં ત્યારે બસ આટલું। રજા આપશો। નમસ્કાર।